सेफ्टी बस। लेकिन इंसिडेंट्स के ऊपर इस तरह होता है कि पकड़ पकड़ के अंदर जा रहे होते हैं, आपने आग है ना रेस्ट वाले आग में चले जाए, सेफ्टी नहीं होगी तो कैसे आग में जाएंगे, सेफ्टी नहीं होगी तो कुएं में कैसे उतरेंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट है, ये आप लोगों के लिए भी यही है। इस सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। सीपीआर दो तरह के पेशेंट के ऊपर किए जाते हैं, जो विटनेस्ड होते हैं और एक अनविटनेस्ड। अनविटनेस्ड वो होते हैं कि सपोज मैं इस हॉल में दाखिल हुआ, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक पेशेंट यहाँ पे पड़ा हुआ मैंने देखा है, तो ये मेरे लिए अनविटनेस्ड है, ये मेरे लिए अनविटनेस्ड है। मुझे नहीं पता कि इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे अब हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और पेशेंट शख्स कोलैप्स कर जाता है, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए विटनेस्ड है। विटनेस है ना, मैं उसका शायद मेरे सामने ये वाकया रूनुमा हुआ या आपके सामने हो रहा है, तो विटनेस तो है ना आप ये कह सकते हैं कि इसको करंट नहीं लगा, इसको बुलेट इंजरी नहीं है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को, फॉलो कर रहे हैं ना कि विटनेस और अनविटनेस का क्या फर्क है। कि विटनेस में हमें पता होता है हमारे सामने वो जो वाकया हो रहा है, और अनविटनेस में हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ये पहले गिरे हो, फिर हेड इंजरी होगी हो, मे भी इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, मे भी यहाँ इस कमरे के अंदर कोई गैस किसी किस्म की हो सकता है, यहाँ पे सुई गैस ही कोई बॉल खुला रह गया हो, मे भी कार्बन मोन हो, यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स हो जिनके फ्यूम्स हो जो मतलब टॉक्सिक टॉक्सिक हो, सेहत के लिए नुकसानदेह हो, या उनके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर ऐसे होंगे वो पेशेंट को जो है ना उसके सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हुए और उन्होंने उसको अनकॉन्शियस कर दिया, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम कर दिया। तो पॉसिबिलिटी है ना इन सब चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना है। मे बी कि बिल्डिंग कोलैप्स करने वाली हो, फायर हो सकती है, स्मोक हो सकता है। तो जो अनविटनेस होता है उसके लिए क्या किया जाता है, सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। उसके लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट से तो दूर से जब आपको पेशेंट नजर आया तो एक प्रॉपर वे से एंट्री की जाती है। एंट्री करने के लिए पहले मैं अपने आपको देखूंगा कि मेरे सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, आई ओके, मैंने हेलमेट रिफ्लेक्टर मतलब जो भी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग था। अगर मैं रेस्क्यू हूँ तो देखिए फिर मेरे पीपीज पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर जैसे आप हैं तो आप फिर देखेंगे ना कि अपने सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं। यहाँ आंखों की प्रोटेक्शन, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आंखों को नुकसान पहुंचा रही है, फॉलिंग बाल अगर कर रही है ऊपर से, तो फिर आपको हेलमेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये अक्सर कितना शदीद तूफान आता है तो जो रोड के किनारे छतें पड़ी होती हैं कच्ची चादर की, उनके ऊपर से पत्थर उड़ के गाड़ियों को भी लगे होते हैं, बंदों को भी जख्मी कर रहे होते हैं। ये रखा होता है ना जीटी रोड पे डाबो जब तो कई दफा दरख्त गिर रहे होते हैं, तो आप ऐसे सिनेरियो में कुछ स्लिप होके गिर गया तो आपने तो सेफ्टी तो देखना ही है। ये बिजली की तारें तो नहीं गुजर रही है, टच तो नहीं हो रही है, ऊपर से ऐसा गिरने वाली चीज़ तो नहीं है। तो सेफ्टी का इसमें पहले आप अपने आप को आई ओके, फिर एनवायरनमेंट को देखना है। सिक्स साइड्स हम क्लियर करते होते हैं, सिक्स साइड ऐसे फ्रंट से देखता जाऊंगा तो राइट साइड पे हाफ बैक, फिर ऐसे ही टर्न करूंगा हाफ बैक लेफ्ट साइड प्लस। ठीक है, ऊपर देखूंगा वही सारा जो मैंने आपको बता दिया, नीचे देखूंगा कि कुछ स्लिपरी जगह कोई बड़ा कोई ऐसी चीज कोई केमिकल ऐसी मजीद कोई चीजें मतलब तारे वगैरह तो नहीं पड़ेगी, कांटे वगैरह तो नहीं, मतलब वो जगह पक्की है मैं इसको चल के जा सकता हूँ। तो ऐसे मैं एग्री करना चाहूँगा पेशेंट के पास एनवायरनमेंट देख लिया, फायर पेशेंट के पास जाके देखूंगा कि वैसे ब्लीडिंग तो नहीं होगी, साफ तो नहीं लिखता हुआ पेशेंट को, अगर वो ऐसी जगह पे हुआ है। मतलब जो भी आप मुमकिन खतरात समझ सकते हैं, छुरी कोई चाकू की ऐसा बुलेट का निशान कोई वेपन तो नहीं पड़ा हुआ उसके पास। तो ऐसा देखने के बाद फिर मैं अगर ये सब चीज़ें नहीं मुझे मिली तो मैं मेरे पेशेंट के मजीद करीब आ जाऊँ। आने के बाद उसके करीब मैंने हैजर्ड सेट करने के बाद पेशेंट के पास ऐसे घुटनों के बल बैठ जाऊँ। घुटनों के बल बैठने के बाद पेशेंट को टच नहीं करूँगा। अब मैं भी वो सो ही रहा हूँ इतना सब कुछ करने के बाद,
है ना पॉसिबिलिटी, वो सो ही रहा, मैंने तो फॉलो किया प्रोसीजर को। कई दफा सो भी रहे होते हैं, वो मसले लग जाते हैं हमें कि तो उठा तो आपने ये कई दफा गुजरते लोग कॉल कर देते हैं कि वहाँ एक बंदा, वो हम जाते हैं, वो कहते हैं ये सो रहा, तो वो सो ही रहा होता है। तो आपने पहले क्या करना है कि उससे पूछना है, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको क्या होगा? दोनों कानों में नीचे झुके लाउड आवाज, उससे पूछना है कि आपको क्या होगा, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। अगर वो रिस्पांस नहीं देता तो फिर आप उसको टैप करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मदद के लिए हूँ, आपको क्या होगा? और कॉल भी करते हैं। टैप करने के बाद जब नो रिस्पांस है, मैंने फिर उसकी पल्स को फील करना है, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, नो पल्स, नजर मेरी उसकी चेस्ट के राइज एंड फॉल को फील करना, ठीक है? चेस्ट का राइज एंड फॉल भी देगा, नो पल्स नो ब्रीथ। मोबाइल निकालूंगा, उससे 1122 डायल करके स्पीकर ऑन करके रखूंगा, ठीक है? और अगर मुझे ये श्योरिटी है कि मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, तो कॉल पर हेल्प दो तरह की होती है। एक ये कॉल है कि मैं यहाँ से सर्विसेज को कॉल कर लूँगा, दूसरा ये है कि मैं आवाज़ लगाऊंगा कि अगर मुझे कोई सुन रहा है यहाँ से उठ के, मतलब दरवाजे तक मिल जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले में जब हेल्प आ जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो मैं आवाज़ लगाऊंगा कि अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरी मदद के लिए है, यहाँ एक शख्स खड़ा है, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरी मदद के लिए लाउड कॉल करूँगा, मतलब जो भी साइड मान ली है, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, तो मतलब ताकि मुझे भी सुन ले, ठीक है? फिर मैं वापस पेशेंट के पास आऊँगा, बाकी मैंने सब कुछ किया और आपका उसको एरिया मार दूँ। और अगर ये नहीं करना तो फिर मैंने सर्विसेज कॉल, अब वो आने वाला शख्स वो सर्विसेज कॉल कर सकता है, मैं सीपीआर परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है? तो कॉल के ऊपर भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कॉल आप कर सकते हैं, कॉल पर। फिर एरिया को मार्क करना है, मिडल ऑफ द चेस्ट। अब आप अपनी सारी चेस्ट को फील करें ऐसे, नॉक करते करते जाएं, नॉक करते करते ऐसे, तो नीचे आप देखेंगे कि सॉफ्ट एरिया आ जाएगा, आ गया ना? तो ये मिडल ऑफ द चेस्ट है, ये स्टर्नम बोन है, सीने की दरमियानी हड्डी है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और एब्डोमेन में, मतलब यहाँ पे एंड होती है, स्टमक यहाँ से स्टार्ट होती है, मैदा यहाँ से, ठीक है? ऐसे फील करें इसको, तो नरम एरिया आ गया। अब ये आपने फील किया पेशेंट की चेस्ट का मिडल, ठीक है? और फिर चेस्ट निपल लाइंस जो है, निपल लाइन के दरमियान में एक एरिया को ड्रा करना है, तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है? ये अब सेंटर आ गया इसका पॉइंट। अब उसमें जो आप पेपर करेंगे उसमें एक सवाल भी है कि सीने पे दबाव किस हिस्से में डाला जाता है, सीने के ऊपर वाले दरमियानी हिस्से पे या सीने के नीचे वाले दरमियानी हिस्से? सीने के नीचे वाले दरमियानी। हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, स्लाइडली टू द लेफ्ट है। अमूमन ये कहा जाता है ना कि दिल जो है वो बाईं जाने, तो उसकी जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड पे है ना, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो राइट साइड में लेफ्ट है, लेकिन पूरा जो हार्ट है वो क्या है, सेंटर में है, मिडिल ऑफ द चेस्ट। तो वहाँ पे फिर मैंने एरिया मार्क किया। अब मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए कि बाद लोग यूं बैठ के करते हो, बाद लोग यूं हो जाते हैं, बाद लोग यहाँ पे ये नहीं, इस पोजीशन का मकसद ये है कि शोल्डर उसका मेरे सेंटर में आ जाए दोनों घुटनों में, तो मैं इजी, अगर मैंने ऊपर की तरफ मूव करना है या नीचे की तरफ मूव करना है तो मैं कर सकता हूँ। और पोजीशन मेरी ये होगी कि मैंने अब आप अपने हैंड्स की पोजीशन, पावर हैंड ऊपर आएगा जिस हिसाब से आप काम करते हैं, मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा ये पावर हैंड है, और दूसरा हाथ मेरा नीचे आएगा, फिंगर्स के दरमियान में फिंगर्स को ऐसे रखना और एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और लॉक कर लेना है, ठीक है? ताकि सीपीआर परफॉर्म करते हुए ये ऐसे ऐसे ना हो, लॉक कर लेना। हथेली जो है ये मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है? और इसी के साथ मैं प्रेशर उसके ऊपर डालूंगा, ना कि मैं ऊपर वाले हिस्से को। इसको उठाने का मकसद ये है कि मेरा ये जो एरिया है हाथ का, इसके ऊपर प्रेशर आए और मैं इसी से परफॉर्म करूँ, मतलब। और दूसरा ये भी है कि स्ट्रेट करने से प्रेशर डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो प्रेशर नहीं दे पाऊंगा जो रिक्वायर्ड। अब जब सीने पे प्रेशर मैंने देना है, कंप्रेशन देना है, तो अडल्ट में 2 से 2.5 इंच, चिल्ड्रंस
में 1.5 से 2 इंच, और जो फिर न्यू बार या इम्प्रिंट्स होते हैं उनमें 2 फिंगर्स की मदद से चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप सब के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन ऐसे इसी पोजीशन में नहीं देते। बच्चों में यूं हाथ में बच्चे को उठा के यूं कंप्रेशन देंगे मिडिल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, 2 फिंगर्स न्यू बार। अब ये अडल्ट का है तो सीपीआर में ये पोजीशन मैंने बना ली। ठीक है, अब मैंने कितने कंप्रेशन इसको देने हैं? 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने हैं? एक एक करके बताएं। डाउट का मेरी आवाज आ रही है? 1560 10 से 15। नॉर्मल पल्स रेट मैंने क्या बताया था? नॉर्मल पल्स रेट क्या है? 60 to 100। तो अब पेशेंट जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है, तो मुझे क्या देना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम देना चाहिए ना। मैक्सिमम देंगे, 100 प्लस देंगे, 100 से 120, लेकिन 100 कम से कम देने हैं, 100 से 120, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। 100 से 120 इसलिए रिकमेंडेड है कि हो सकता है बीच में 2 4 10 8 मतलब अनप्रोफेशनल के लिए वो सही स्कोप ना दे पा रहा हो, मिस हो जाए कंप्रेशन, हो सकता है ना कि वो 20 मिस हो जाए, लेकिन 100 तो सही जाएंगे। 1 मिनट में 100 तो सही चले जाएंगे, तो पेशेंट क्या होगा? हमने आप इसमें देखें, परेशानी की कोई बात नहीं, आप पेशेंट के ऊपर बेद रहे होंगे, उसका सीपीआर परफॉर्म करें, अगर वो पल्स ऐसा भी कुछ भी नहीं करना। अब ये रख के और मैं आप 100 से 120 परफॉर्म करूंगा इसके ऊपर। अब अगर मैं सही परफॉर्म कर रहा हूं तो इसके ऊपर देखें ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि मैं 100 से 120 कंप्रेशन के रिदम पे चल रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन। ठीक है, अगर मैं बहुत तेज करूंगा तो डबल लाइट्स ऑन हो जाएगी। अगर मैं कंप्रेशन पूरा नहीं दे रहा, इसके ऊपर रेड लाइट या ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी तो प्रैक्टिस इतनी है कि मैं बगैर किसी कैलकुलेशन के ये परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें एडवांसमेंट ये आ रही है कि इसके ऊपर इन्होंने सेंसर दे दिए कि मतलब आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये सही जा रहे हैं यानी। पहले जो मैनिकल्स थी उनके ऊपर ये नहीं था सिस्टम, तो वो हमें नहीं था पता चलता कि चेस्ट कंप्रेशन ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, और रिदम ठीक है या नहीं है, और जो उसका टोटल हमने 1 मिनट में देने हैं कंप्रेशन वो भी पूरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, अब आपने ये परफॉर्म करना है, इसके लिए एक ऐप है। घर में किस पे परफॉर्म करेंगे? ये किसी इंसान के ऊपर परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, ये ना हो किसी को निकाल। ठीक है, घर में क्या करना है, पिलो के ऊपर तकिया ले लेना है और उसके ऊपर परफॉर्म करना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें एक ऐप है मेट्रोनॉम, कोई भी एक एक कर लें इसको इंस्टॉल, METRONORM। NOME मेट्रोनॉम। डिजाइन कौन सा है? ये ना कोई इस तरह की साउंड देता है, इसके ऊपर टाइम सेट मतलब सेट हो जाता है कि कितने आपने स्ट्रोक देने हैं, कितने मरतबा आपने कंप्रेशन देने हैं। स्पीकर ऑन है।
जब ये कंप्रेशन मैं दूंगा, ये इसी को ही मैंने हाथ के नीचे कोनियां लॉक होंगी और इसी स्टोव को मैं यहाँ पे चेस्ट पे उठाए करूँगा। एक इस सारे टाइम में मेरी नजर पेशेंट के फेस की तरफ होगी। इस दौरान अगर पेशेंट वोमिट करता है या कोई सिक्रीशन आती है तो मैं क्या करूँगा, पेशेंट को एक हाथ उसके शोल्डर के नीचे, मैं लेफ्ट साइड पे बैठा हूँ, राइट साइड पे बैठा हूँ तो लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट साइड में सिक्रीशन सब सारी निकल जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा, पेशेंट को सीधा करके चेहरे को सीपीआर स्टार्ट इसी रिदम के साथ। पेशेंट अगर होश में आ जाता है, आंखें खोल लेता है, कफ करता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको जब सेट हो जाता है तो उसको रिकवरी पोजीशन सुनो। जो सोने का तरीका है वो ये है कि एक कान को फोल्ड करके और एक हाथ को नीचे रख के और पूरा ताकि पेशेंट गिरे ना, और हार्ट को फिर ऊपर कर दिया जाता है, नीचे वाली साइड लेफ्ट साइड पे नहीं रखा जाता, राइट साइड रिकवरी पोजीशन निभाई जाती है ताकि दिल के